हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी मैं अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार कराते आ रहा हूँ। दोस्तों, इसके सिलेबस या जीएस से रिलेटेड हो या फिर डीएलएड से रिलेटेड हो, इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको मैं क्रमवार आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, वह है साइंस के सिलेबस पर आधारित बायोलॉजी का टॉपिक सेल बायोलॉजी। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जामिनेशंस में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इसकी तैयारी भरपूर रखनी चाहिए। मैं आज इस वीडियो में इसका एमसीक्यू आपके बीच में रख रहा हूँ और इस तरह से इसका एमसीक्यू आपके बीच में रखने जा रहा हूँ जिससे पूरा कंटेंट आपको क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये टोटल 25 क्वेश्चंस का जो सेट है ये क्लियर कर लेते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके लिए ये कितना बेनिफिशियरी है। दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट हुक, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही जो जवाब है ना, वो ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ी और जानकारी अर्जित कर लेना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की, तो कब की? तो इसको मैं आपको बता दूं, ये 1665 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने इसकी खोज कैसे की, कहाँ देख कर की? तो पतली कॉर्क के टुकड़े में देख करके उन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखिए आगे इसके बारे में, ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज तालाब के जल में की थी। इसलिए आपको जहाँ एक तरफ ये रॉबर्ट हुक के बारे में आपको जानकारी अर्जित कर लेनी है, वहीं दूसरे तरफ ल्यूवेनहॉक के बारे में भी जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपके सामने और ये पांचों ऑप्शन में जो सही जवाब है दोस्तों, जो सही जवाब है इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.जे. स्लेडन और थियोडर स्वान। अब इसको आप याद रखने के लिए स्लेडन और स्वान भी याद रख सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया स्लेडन और स्वान ने। अब थोड़ा सा कोशिका सिद्धांत के बारे में जान लें। तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अब स्लेडन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया, ये कब दिया, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1838-39। तो इसको भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 क्या है? 4 है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता। अब देखिए 5 ऑप्शन सबके तरह ही इसमें भी है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का वो सही जवाब है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा नहीं होता, तो नाभिक और केंद्रक इसका सही जवाब है। अब जैसे देखिए, ये सेल कीजिए, सेल ये एनिमल सेल मान लीजिए, एनिमल सेल है ये, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और ये आप चारों तरफ से इसका प्रोटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो है, ये कोशिका का अंदर का भाग, ये केंद्रक कहलाता है और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अब हम लोग जान लें कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो न्यूक्लियस इन्वेलप से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है केंद्रक के अंदर? डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते हैं, जालनुमा होता है ये क्रोमेटिन, और इसके अलावा न्यूक्लियोलस, जो अंदर का न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट मैंने दिखाया वो न्यूक्लियोलस कहलाता है, ये होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है।
केवल डीएनए के सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है और कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। इसलिए केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती, यानी न्यूक्लियस नहीं होती। अब इसके अंदर नीलहरित शैवाल आएंगे उदाहरण के रूप में, जीवाणु आएंगे, और यूकैरियोटिक में सभी सजीव आएंगे। कहने का मतलब सजीव तो ये भी है, लेकिन इसमें जो मल्टीसेलुलर एनिमल हैं जैसे मानव है, जानवर हैं, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या है? 5 है कि कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। तो अब देखिए कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी लिपिड, तो 3 लेयर में बना होता है कोशिका झिल्ली। तो जो मिडिल और इनर लेयर होता है, बाहरी और इनर लेयर जो होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं, और जो मिडिल लेयर होता है वो लिपिड के बने होते हैं। तो दोस्तों ये दो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्या है? तो इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए ये यहाँ पर जितने भी कोशिकांग हैं इसमें कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज भी रहता है। कोशिका भित्ति जो है दोस्तों, कोशिका भित्ति जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये जो है ना, ये कोशिका झिल्ली, इसका सही जवाब तो ऑप्शन डी होगा। ये माफ़ कीजिए कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जो है ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 क्या है? तो 7 है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कितने बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटीन संश्लेषण। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। अब लाइसोसोम कार्य करता है। अब देखिए लाइसोसोम के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी जरूरी है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों यहाँ पर है अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब इंटरसेलुलर जो डाइजेशन है वो लाइसोसोम का कार्य होता है, यही करना। अब देखिए यहाँ पर लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और लाइसोसोम में पाए जाने वाला जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, और इसी कारण दोस्तों इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये आपको जो मैं आपको ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये आपको नोट कर लेना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 क्या है? तो जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका जो सही जवाब है, देखिए यहाँ पर लैमार्क, हेनरी, हेक्सले, अल्टमैन, और जो 5वां ऑप्शन आप देख रहे हैं उपयुक्त में से कोई ना उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका सही जवाब है हेक्सले। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? अब जीव द्रव के अंदर सारा चीज़ आ जाएगा। अब लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है, मैं पहले आंसर आपको बता दिया, अब आप इसे गेस कर दे सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है केवल कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, केवल केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। तो मैं आपको बता दूं कि जीव द्रव जो है दोस्तों, उसका जो सही यहाँ पर आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग। ये जितने भी चीज़ एक सेल के अंतर्गत आते हैं वो सभी जो हैं वो जीव द्रव कहलाते हैं। अब जीव द्रव जो है, जीव द्रव नाम किसने दिया, ये प्रश्न आपको जानना जरूरी है। और इसका जो सही जवाब है वो है जेई पुरकिंजे। अब पुरकिंजे भी याद रख सकते हैं, जीव द्रव जेई पुरकिंजे।
अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम लोग फिगर बनाएं इस तरह से, तो देखिए इस तरह से इसके अंदर क्रिस्टी होते हैं, इस तरह से ये अंदर का भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और भीतरी बलन जो कहलाता है वो है क्रिस्टी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, यह है ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? अब देखिए सारा जो है ना इसका जो बाहर का जो यातायात जिसको आप कह सकते हैं, कंट्रोल कौन करता है सारे काम, अब वो इसी को ना ट्रैफिक पुलिस कहेंगे, जो भाई यातायात को कंट्रोल करे, आने जाने वाला चीज़ सबको एक सेल के अंदर और बाहर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ जो है ये ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 क्या है? इंडोप्लाज्मिक की सतह पर किसकी उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होता है? अब देखिए यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ER। अब एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, ये दोनों होता है। तो जो रफ जो होता है क्यों होता है? तो रफ जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत इस तरह से बाहर रहता है, और इस पर बिंदु 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 ऐसे आप ये रचना देखते हैं इसके ऊपर। तो ये जो है ना दोस्तों, ये जो बिंदु वाले जो रचना आप देख रहे हैं जिससे ये खुरदरी होती है, ये है राइबोसोम। यानी आंसर जो इसका होगा वो डी होगा। और राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया, ये प्रोटीन युक्त होते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और ये यहीं होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 क्या है? तो न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? अब एक तो हम अभी पढ़ लिए कि भाई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर DNA है, अभी हम लोगों ने देखा। अब उसके बाहर भी DNA है, तो ये कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये DNA होता है। नंबर 15 क्या है? तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। 5 ऑप्शन देख रहे हैं, फूल, पत्ती, तनों, जड़ों की, इन सब की कोशिकाओं में। अब उपयुक्त में से एक से अधिक, ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये छूट गया, आप इसको लिख लेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक छूटा हुआ है। तो अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो इसका जो सही जवाब है वो जड़ों की कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 क्या है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है क्रोमोप्लास्ट। यानी फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग जो प्रदान करता है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो इसका जो सही जवाब है वो होगा क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। दोस्तों यहाँ पर 5 ऑप्शन, तो सही जवाब है 80%। कहीं कहीं पर आपको 70% भी लिखा हुआ मिलेगा, उससे आपको घबराना नहीं है, इसका सही जवाब जल होगा। यानी कोशिका में 70% to 80% जो होता है ना, वो क्या होता है? जल भरा हुआ रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित होती है। बहुत इम्पोर्टेंट, और इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा, केंद्रक के द्वारा कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है। शुरू में भी हम लोग चर्चा कर चुके, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता दिया। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवालों में, कवकों में, लाइकेनों में। तो मैं आपको बता दूं कि वास्तविक जो केंद्रक है वो जो अनुपस्थित होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीवाणुओं में ये अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। लिपिड का जो सेक्रेशन होता है के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? यहाँ पर
आप देख रहे हैं लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही जवाब है ना वो आपको मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चर्चा की थी। यहाँ पर जो लिपिड स्राव की बात जो है, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है, तो आपको मैं बता दूं इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली जगह में होता है, तो कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? ध्यान दीजिए, फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र, केंद्रक में कौन सा द्रव होता है? तो अब देखिए, कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है इसके बारे में चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? वो न्यूक्लियस है। ये क्वेश्चन जो आएगा आपको कि कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, तो केंद्रक आपका ऑप्शन होगा। तो एक आंसर यहाँ पर आपको मिल गया। अब कौन सा द्रव होता है, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ भी चुके, तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव, जो भी है उसे आप टिक आउट करें। अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका जो सही जवाब है ना, अब यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन, लेकिन सही जवाब है प्रोटीन संश्लेषण। आरएनए का जो प्राथमिक कार्य होता है ना, वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ने से पहले हम लोग आरएनए और डीएनए के बारे में थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लेते हैं। देखिए, आरएनए जो है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, R फॉर राइबो, N फॉर न्यूक्लिक, A फॉर एसिड। डीएनए का क्या होता है? डीओऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए जो है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है। अगर किसी के माता पिता का पता लगाने की बात होता है तो उसका डीएनए टेस्ट होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो यही होता है कि आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी होता है सेल का। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। ऑप्शन 5 है। ऑप्शन ए है केवल प्रोटीन, बी डीएनए और प्रोटीन, सी डीएनए आरएनए और हिस्टोन, डी डीएनए आरएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इसमें डीएनए भी रहता है, आरएनए भी रहता है, हिस्टोन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन भी होते हैं क्रोमोसोम। तो दोस्तों, ये था सेल बायोलॉजी का 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू। दोस्तों, मुझे आशा है कि ये 25 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे।